आगाज में सबसे पहले बात करेंगे फैसलाबाद की, जहां कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग पर 4 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। आग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां इस वक्त भी आग बुझाने में मसरूफ हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आतिशज़दगी का नोटिस लेते हुए कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक हमारे साथ हैं। उस्मान, फायर ब्रिगेड हुकाम का क्या कहना है इस बारे में? आग बुझाने में उन्हें कितना वक्त मजीद लगेगा? मौसम और हवाएं इस सिलसिले में कितनी बड़ी रुकावट साबित हो रही हैं? देखें किरण, आग लगे हुए 4 घंटे गुजर चुके हैं और ताहाल आग की शिद्दत उसी तरह से हमें नज़र आ रही है। रेस्क्यू की जानिब से कुछ देर कबल जो है एक तरीक़ाकार अख्तियार किया गया था कि जो छत गिरी थी उसको काट के आगे जाने की रेस्क्यू एहलकार कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उसको रोक दिया गया है क्योंकि आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और रेस्क्यू के लिए ये बहुत बड़ी रुकावट है कि एक तो धुआँ और ऊपर से आग की शिद्दत और नीचे जो है वो कपड़ा जल रहा है। इसलिए रेस्क्यू एहलकार जो हैं अब उनकी जानिब से सिर्फ पानी फेंका जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नोटिस लिया गया, कमिश्नर फैसलाबाद को इस हवाले से इंक्वायरी एक कमेटी बनाने की हदायत की गई और इसके साथ साथ तमाम जो मुतलका महकमे हैं उनको यहाँ पे डिप्लॉय भी किया गया कि वो फ़ौरन से इस प्रोसेस को जितना जल्दी हो सके आग को जो है वो बुझाने के लिए अपने इक़दाम उठाएं। यहाँ पे तमाम महकमे तो पहुँचे हैं लेकिन आग जो है उस पर काबू नहीं पाया जा रहा, क्योंकि पहले भी हम ये बता चुके हैं कि ये जो फैक्ट्री है ये इर्द गिर्द इसके बड़ी बड़ी इमारतें हैं और ये बिल्कुल सेंटर में वाक़या है। इसलिए रेस्क्यू के जो एहलकार हैं उनको इस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। दूसरा, इस सारे इलाके की अब रात हो चुकी है। दिन में तो ये जो ऑपरेशन था तेज़ी से जारी था, लेकिन अब रात हो चुकी है, अंधेरा हो गया और इस सारे इलाके की जो बिजली है वो फेस्को की जानिब से बंद कर दी गई थी। इस वजह से में रेस्क्यू को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो ये गलियां हैं तंग है, रेस्क्यू की गाड़ियां जो हैं उनको यहाँ पे आने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रात के अंधेरे में रेस्क्यू एहलकार इस हवाले से अपनी सेफ्टी के भी ज़्यादा इंतजाम कर रहे हैं कि ऊपर जो छत थी वो लोहे की टीन की छत थी और वो अब पिघल रही है, इसलिए जो उसका नीचे पिघल के मटीरियल जा रहा है वो रेस्क्यू एहलकार उससे अपने आप को भी बचा रहे हैं और साथ साथ इस ऑपरेशन को लेके भी चल रहे हैं। चूंकि यहाँ पे करोड़ों मालियत का इंपोर्टेड कपड़ा था जो एक्सपोर्ट होना था, अब वो सारा जल रहा है। आग के शोले उसको जला रहे हैं। आग के शोले काफ़ी ज़्यादा हमें पहले नज़र भी आ रहे थे, अब भी वही सूरत हाल है जो अब से 1 घंटा पहले थी, अब भी उसी तरह आग की शिद्दत बरकरार है। ताहम रेस्क्यू की जानिब से अब मज़ीद जो ऑपरेशन है उसको तेज़ किया जा रहा है कि ये जो आग लगी हुई है इसको जल्द से जल्द बुझाया जाए, ना कि ये रात देर तक चलता रहे। इसके लिए पहले भी जो रेस्क्यू के अमला था वो छतों पे खड़ा था, छतों से पानी फेंका जा रहा था। अब उस प्रोसेस को तेज़ कर दिया गया है। बारे में बताएं हमें, इंतजामिया के हल इसके आसपास के एरिया के बारे में बताएं। आबादी यहाँ से कितनी दूर है? खुदा न खास्ता उसके मुतासर होने का खदशा तो नहीं है कि आग फैले और फिर घरों तक पहुँचे? ऐसा तो नहीं है? देखिए किरण, ये एक तो इंडस्ट्रियल एरिया है, इसके इर्द गिर्द कपड़े की फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं। ताहम चंद ही मीटर के फासले पे रहायशी घर भी हैं, यहाँ पे लोग रहायश पजीर भी हैं। आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि रहायशी इलाका भी है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियाँ हैं वो भी मौजूद हैं। जो यहाँ पे कुछ लोग थे वो खौफ के मारे छतों पर भी काफ़ी देर खड़े इस सारे अमल को देखते रहे। उनकी जानिब से खौफ का इजहार भी किया जाता रहा कि फैक्ट्री में जो आग है वो बढ़ती जा रही है। इसके इर्द गिर्द जितनी फैक्ट्रियाँ थी उनसे कपड़ा भी निकाला, पहले तो मुलाजमीन को निकाला गया, फिर उसके बाद जितना कपड़ा उन फैक्ट्रियों में मौजूद था उसको यहाँ पे इंतजामिया ने अपनी निगरानी में शिफ्ट करवाया। जो घर के रिहायशी लोग हैं वो अब भी थोड़े मुस्तरब नजर आ रहे हैं कि आग अभी तक बुझी नहीं है। इर्द गिर्द जो फैक्ट्रियाँ हैं वो कपड़े की फैक्ट्रियाँ हैं, पास में बॉयलर भी लगे हुए हैं। खुदा ना खास्ता अगर ये आग बढ़ती है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है, तो उनके लिए भी ये खतरे का बाइस बन सकती है। रिहायशी लोग जो हैं वो अभी भी हमें बाज़ छतों पर खड़े नजर आ रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि कब इस आग को काबू पाया जाएगा। ये बड़ा सवाल है कि आसपास का एरिया किस हद तक मुतासर होगा अगर खुदा न खास्ता आग फैली। उस्मान, आपसे इस बारे में मजीद भी जानेंगे। फिलहाल समा के नाजरीन को दिखाते हैं कि रेस्क्यू टीम इंचार्ज इस बारे में क्या कहते हैं। इस वक्त 8 से ज़ायद गाड़ियाँ फायर की, एम्बुलेंस की और दूसरी बिल्डिंग कोलैप्स वाली वो इस वक्त कोशिश हैं आग बुझाने में और 75% आग कंट्रोल हो चुकी है। जो हमें मुश्किल आ रही है आग बुझाने में वो ये है कि इस फैक्ट्री का टोटल रकबा 3.5 कनाल है। इस 3.5 कनाल रकबे के ऊपर इन्होंने शटर की छत डाली हुई है। आग जब हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे तो आग यहाँ पे फुली डेवलप थी, सारे एरिया को आग लगी हुई थी और उसके मतलब शोले और धुआं काफ़ी ऊंचा था। तो पिघलने की वजह से वो शटर जो हैं वो उस मटेरियल के ऊपर गिर गए हैं जिसको आग लगी हुई है। अब हमारे लड़कों ने, हमारी टीमों ने एंट्री की हुई है। इस वक्त 3 टीमें हमारी इसके अंदर काम कर रही हैं और जैसे जैसे वो शटरों को काट काट के आगे जाई जा रहे हैं और आग बुझाई जा रही है। किस तरह के चैलेंजेस का सामना इस आग को बुझाने के लिए रेस्क्यू टीम इंचार्ज ऐसा बता रहे थे। ऐसे में असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद कहते हैं
आसपास की इमारतों को खाली करा लिया गया है। पहली तरजीह इस आग पर काबू पाना है और साथ के साथ ये भी मालूम करेंगे कि ये आग लगी कैसे। कपड़े का गोदाम था जिसमें आग लगी है। बाकी कॉज ऑफ फायर को डिटरमिन नहीं हो रहे। इस वक्त सारे एफर्ट्स जो हैं वो आग बुझाने में लगे हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं पीछे आग पहले से ज़्यादा कंट्रोल में है। एक दफ़ा हम आग को कंट्रोल कर लें, दैट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। कोई जानी और माली नुकसान ना हो। उसके बाद हम फाइंडिंग्स देखेंगे कि वजह क्या थी और क्या नहीं। सारे सराउंडिंग में जितनी एरियाज़ थी उस सब को क्लियर किया गया है। इस वक्त लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। हमारा ये है, क्राउड को भी हम कंट्रोल कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से जो ऊपर शेड्स थे उनके गिरने से आग काफ़ी नीचे ब्लॉक होके सफोकेट हो गई थी, जिसकी वजह से वो अब मैनेज हो रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द से जल्द सारी आग बुझाएगी। इस सूरत हाल से आपको आगाह रखेंगे। लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां साल की सबसे बड़ी डकैती की वारदात हुई। जुम्मे की सुबह 5 डाकू जौहर टाउन के घर में घुसे और 3 करोड़ 40 लाख की डकैती करके फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 5 डाकू जौहर टाउन में डॉक्टर नसीम महमूद चौधरी के घर में दाखिल हुए और घर वालों को यरगमाल बना लिया। डाकू ने अहले खाना पर तशद्दुद किया, 3 करोड़ 40 लाख रुपए और जेवरात लूट कर फरार हो गए। FIR के मुताबिक डाकू 1 करोड़ रुपए नकदी, 160 तोले सोना, 4 हीरे की अंगूठियां और कीमती घड़ियां लूट कर ले गए। डाकू जाते हुए मुलाजिम की मोटरसाइकिल भी साथ ले गए। पुलिस ने CCTV वीडियो और फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए हैं। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज लीगी सेनेटर नुसरत सादिक के घर होने वाली डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सेनेटर नुसरत सादिक की मुद्दत में थाना शालीमार में FIR दर्ज कर ली गई। लीगी सेनेटर के मुताबिक उनके घर 47 लाख रुपए मालियत की डकैती हुई। डाकुओं ने शौहर, बेटे और मुलाजमीन को बांधकर वारदात की। मुलजिमान ने 18 तोले सोना, 20 लाख रुपए, मोबाइल फोन्स और लाइसेंस याफ्ता असलहा भी लूट लिया। इसके साथ साथ तलाई जेवरात में नीलम और दीगर कीमती हीरे जड़े हुए थे। अहम कॉन्फ्रेंस का मौका, क्या क्या बयानात सामने आए, हम आपको बताते हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने खिताब किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नैब इस वक्त पाकिस्तान का सबसे करप्ट तरीन इदारा है, जो लोगों को ज़मीर ख़रीदने, उन्हें ब्लैकमेल करने और हुकूमतों के सियासी मकासद हासिल करने के काम आता है। वो आसिमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। Who does NAB apply to? The politicians who are declared corrupt in the media, who are tried in the media. I have been accused of money laundering with my tax-paid money. Law requires me to maintain financial record for 7 years. You are trying me for 35 years. So, I say if you accuse me of something, then you also give the record for your 35 years. I am all for accountability. If you want accountability, NAB is not accountability. NAB is whatever, it's political engineering, it is manipulating politics, it is punishing people without convicting them, whatever you want to call it. The people who apply taxes on the people of Pakistan should answer for their own assets, they should answer for their own lifestyles. पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं, अगर हुक्मरान किसी जमात के सामने मजबूर हो जाए तो फिर एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी जमात उठेगी। मजहब के नाम पर जो सियासत शुरू की गई है वो जाती मफाद के लिए है। जो हमारा ख्वाब है लिबरल डेमोक्रेसी का, बाज़ औक़ात वो सफर माकूस रंग में होता है। ये सोसाइटी थोड़ा इंच बाई इंच ग्रो की है, आज उससे वो सारी चीजें विड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई जमात वो हुक्मरान को नील डाउन कर ले और हुक्मरान मान ले कि हम इसके आगे मजबूर हैं, फिर कल दूसरी उठेगी, परसों तीसरी उठेगी। और ये आजकल जो मजहब के नाम पे पॉलिटिक्स शुरू हुई है, ये मजहब का इशू नहीं है। रियासत के पावर के अंदर अपना शेयर लेने के लिए और मजहब की इकोनॉमी से अपना फाइनेंशियल शेयर लेने की कोशिशें हैं। हमें सबको मिलकर इस नेगेटिविटी को रोकना होगा। अगर हमारे जहनों में सऊदी और चाइनीज अकाउंटेबिलिटी मॉडल रहे तो फिर मेरे ख्वातीन हज़रात, अलमिया ये है कि हम ना सऊदी मुआशरा है, ना ऐसा बन सकते हैं, ना वो कानून है जो चाइना के अंदर है, ना चाइनीज समाज है। पहले ये क्लियर करना होगा कि हमें क्या करना है। याद रखिए, हुक्मरान कोई भी हो वो आसानी से अपने प्रिविलेजेस नहीं छोड़ा करता, उसको हमने मजबूर करना है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, आज आसिमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत मिली थी,
जब पता चला कि कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम एक मफरूर मुल्जिम की तकरीर से होगा तो जाने से मुआज़रत कर ली। ट्विटर पैगाम में फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को मशवरा दिया कि वो गैर जानिबदार रहे। कॉन्फ्रेंस से चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस ने खिताब किया। ऐसी कॉन्फ्रेंस में एक मफरूर की इख्तितामी तकरीर करवाना जजेस और अदलिया की तौहीन है। ये इक़दाम मुल्क और आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर ने भी ट्वीट किया, लिखा एक मफरूर और मुजरिम का ऐसी कॉन्फ्रेंस में बात करना जहां चीफ जस्टिस और आला अदलिया के सीनियर जजेस और बार के मेंबरान ने बात की हो, कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन की गैर जानिबदारी पर शदीद शुकूक पैदा करता है। और पीडीएम का लॉन्ग मार्च कब और किस तारीख को होगा, फैसला 23 नवंबर को हो जाएगा। लॉन्ग मार्च की तारीख की तजावीज़ और आइंदा की हिकमत अमली के लिए पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास कल होगा। कमेटी तहरीक की आइंदा की हिकमत अमली और इस पर होने वाली मुशावरत और तजावीज़ मुरतब करके सरबराही इजलास में पेश करेगी, जबकि 23 नवंबर को मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में पीडीएम का सरबराही इजलास होगा, जिसमें लॉन्ग मार्च की तारीख और वक्त का फैसला होगा। पीडीएम के इजलास में लाहौर में होने वाली पीडीएम की मरकजी रैली की तारीख और वक्त का फैसला भी होगा। फिलहाल आज की तारीख में मौजूदा हुकूमत पर बहुत तनकीद हो रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि जिस तरह पार्लियामेंट में क़वानीन को बुलडोज किया गया, उससे हिटलर के दौर की याद ताज़ा हो गई। इमरान खान पाकिस्तान में फैशिस्ट रियासत कायम करना चाहते हैं। तहरीक के हक में 221 मेंबरान है, लिहाजा तहरीक मंजूर हो गई है। जिस तरह पार्लियामेंट से कवानीन बुलडोज करके मंजूर करवाए गए बगैर किसी कवायद व ज़वाबित के, उसने हिटलर दौर की पार्लियामेंट की याद ताज़ा कर दी। इमरान खान भी हिटलर के तर्ज हुक्मरानी पर फैशिस्ट रियासत कायम करना चाहते हैं। इंटरनेट वोटिंग तो वोटें चुराने का तरीका है, पता नहीं उसे बैरून मुल्क की कोई एजेंसी चुराएगी या हमारे अपनी कोई एजेंसी चुराएगी। अगले इंतखाबात में मुकाबला करने के लिए आज इमरान खान टीएलपी के साथ इत्तेहाद कर रहा है। इमरान खान साहब ये बताएं, टीएलपी के लीडर को रिहा करना था तो जब हाई कोर्ट ने फैसला किया था, हुकूमत ने क्यों उस नजरबंदी को तौसीह दी, क्यों नहीं रिहा किया गया? क्या पुलिस के जवान और पुलिस के अफसर शहीद करवा के छोड़ना था? ये सिर्फ चाहते थे कि टीएलपी को जरा प्रोजेक्शन मिले ताकि उसके जरिए हम अगले इलेक्शन में इनसे इत्तेहाद करें। वो जो फ्रांस के सफीर को निकलवाने निकले थे, अब अपने लीडर को जेल से निकलवा के अपने लोगों के शेड्यूल 4 खत्म करा के घर बैठ गए हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना है कि असल मुकाबला उस कुव्वत के खिलाफ है जो मुल्क को आगे नहीं चलने देती। 5 दिसंबर को होने वाले इलेक्शन में धुंध नहीं पड़ने देंगे। कैप्टन सफदर ने दामाद एसोसिएशन में इमरान खान को ओहदा देने का भी ऐलान कर दिया। इमरान शफकत की रिपोर्ट। NA 133 में इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में नाश्ते के मौका पर लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर बोले कि लाहौर की गलियों में लोगों को आगाही दूंगा, धुंध का इलाज डांग सोटे के साथ करना है। अवाम की खिदमत के लिए वोट नहीं मांग रहे, खिदमत हमारा फर्ज है। असल हमारा मुकाबला उस कुव्वत के खिलाफ जो पाकिस्तान को 73 साल में आगे नहीं चलने दिया। दिसंबर के महीने में धुंध होती है या नहीं होती? सियालकोट की इलेक्शन की तरह धुंध में कि हम गुम ही न हो जाए। धुंध का इलाज करते हैं डांग सोटे के साथ। कैप्टन सफदर ने दामाद एसोसिएशन की मेंबरशिप का तरीका बताया और वजीर आजम को ओहदा देने का ऐलान कर दिया। हमारी एसोसिएशन का सियासी नहीं समाजी इत्तेहाद है। दामादों की एसोसिएशन में मेंबरशिप का सिर्फ एक ही तरीका है कि निकाह फार्म ले आएं। उनको तो हम मेंबरशिप नहीं, उनको ओहदा देंगे, उनको कोऑर्डिनेटर लगाऊंगा चेयरमैन सरदार साहब के साथ। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर और मरियम नवाज के साहबजादे की तकरीब वलीमा की तारीख भी तय पा गई। जुनेद सफदर की तकरीब वलीमा 17 दिसंबर को जाती उमरा लाहौर में होगी, जिसमें सिर्फ खानदान के अफराद शरीक होंगे। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ इमरान शफकत, समा, लाहौर। आगे बढ़े, आपको बताएं सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सारिफीन के लिए नाजेबा वीडियोस रोकने में हुकूमत 98% तक कामयाब हुई। पीटीए ने रिपोर्ट इसी सिलसिले में जारी की। जहीर अली खान मजीद बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर फोहश और नाजेबा मवाद फैलाने वालों को लगाम देने का मिशन, हुकूमत की कोशिशें कामयाब होने लगीं। बैनुल अक़वामी कंपनियों ने पीटीए की हिदायत पर अमल जो शुरू कर दिया।
PTA रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने 9,16,000 से जायद शिकायत में से 9,04,000 से जायद पर कार्रवाई की। हिदायत पर अमल दरामद की शरह 98% से जायद रही। मुस्बत मकासद के लिए ताउन की दौड़ में टिकटॉक सबसे आगे। 43,493 शिकायत पर 99% नाजेबा वीडियोज हटा दी गयी। शिकायत पर 95% कार्रवाई के साथ स्नैक वीडियोज दूसरे, 86% शरह के साथ लाइकी तीसरे नंबर पर है। YouTube ने 10,000 काबिल एतराज़ वीडियोज़ में से 9,000 से जायद ब्लॉक करके 82% कार्रवाई की। मुआशरती इक़दार के खिलाफ मवाद हटाने में 53% मुस्बत इक़दामात के साथ फेसबुक का 5वां नंबर रहा। ट्विटर ने 4,500 से जायद नाजेबा पैगामात में से लगभग 2,000 ब्लॉक किए, शरह 46% रही, जबकि इंस्टाग्राम ने 36% से जायद शिकायत का ही इजाला किया। रिपोर्ट के मुताबिक गैर मारूफ वेबसाइट्स ने PTA से गैर मामूली ताउन किया। उधर रहीम यार खान में शहरियों से लूट मार की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस गिरोह पकड़ा गया। इमरान आसिफ रिपोर्ट कर रहे हैं। रहीम यार खान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी और लूट मार की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस गिरोह के 7 कारिंदे पकड़े गए। गिरफ्तार करने के बाद इससे हमने रिकवरी की 13 लाख रुपए, जो कि 2 वारदातों में हमें 100% मुकम्मल तौर पे रिकवरी हो चुकी है। जेर हिरासत मुल्जिमान से लूटी हुई रकम, मोटरसाइकिलें और कार बरामद कर ली गई। मसरूका सामान वापस मिलने पर शहरी भी खुश है। तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने उन मुल्जिमान को पकड़ लिया है। आज इन्होंने रिकवरी करके मुझे दे दी है। मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में लूट मार कर चुके हैं। शहरी बैंक से रकम निकलवाते हुए मोहतात रहें और अपनी हसास मालूमात किसी से शेयर ना करें। इमरान आसिफ, समा, रहीम यार खान। और क्वेटा के BMC अस्पताल में बच्चे की हलाकत का वाकया, वजीर आला बलूचिस्तान ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। अहले खाना भी ताहाल इंसाफ के मुंतजर हैं। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। क्वेटा के BMC अस्पताल में गटर में गिरकर बच्चे की हलाकत का वाकया, चीफ मिनिस्टर मुआयना टीम ने रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी। RMO जनरल, सफाई अमला और सुपरवाइजर जिम्मेदार करार। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया माहिर के तौर पर काम न कर सकी। जिम्मेदारों को मुअत्तल 3 दिन में शोकास देने और अस्पताल का सिक्योरिटी सिस्टम तब्दील करने की सिफारिश की गई है। वज़ीर आला ने CMIT की रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई की हिदायत दे दी। अभी उस पर भी एक कमेटी बना था, उसका भी मेरे ख्याल में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इस पर भी कोई कमेटी बनेगा। हम तो यही चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले, कोई रिस्पॉन्स मिले उसकी तरफ से। इंतज़ामिया कैमरे में चेक करके कैमरे की मदद से उसको ढूंढ लेते तो शायद उस बच्चे को उस गटर में जो गिरे थे उससे ज़िंदा बचा लिया जाता। शहरियों का कहना है कि अगर ये मामला भी इल्तवा का शिकार हुआ तो सरकारी अस्पतालों का अल्लाह ही मालिक है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, क्वेटा। डेंगू पर आपको अपडेट करें। पंजाब में डेंगू के खतरनाक हमले जारी हैं। एक दिन में मजीद 6 मरीजों की जान गई, जहां बहक अफराद की तादाद 118 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस में कमी देखने में आ रही है। 24 घंटों में सूबे में सिर्फ 77 केसेस ही रिपोर्ट हुए। लाहौर में छोटे मच्छर के बड़े वार, डेंगू बुखार से मजीद 5 मरीज जान बहक। शेखुपुरा में भी एक शख्स जान से गया। सूबे में अमवात की तादाद 118 हो गई। लाहौर में डेंगू केसेस की तादाद 17,000 से तजावुज कर गई। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में लाहौर समेत पंजाब भर में मजीद 279 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 26 जबकि रावलपिंडी से 29 केसेस सामने आए। इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सूबे में 306 मुकामात से लार्वा तल्फ किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मरीजों में कमी आने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटे में सूबे भर में सिर्फ 77 नए केस सामने आए, जिनमें 50 केसेस पेशावर से रिपोर्ट हुए। 70 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जंगलात की ज़मीनों पर लैंड माफिया के कब्जे से इनके हजम में कमी हुई है। मुसद्दिका डिजिटल रिकॉर्ड की मदद से लैंड माफियाज और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि 3 बड़े शहरों में लैंड माफिया ने तकरीबन 5,500 अरब रुपए की अराजी पर कब्जा किया। जंगलात के जेरे कब्जा रकबे की कीमत 1,800 अरब रुपए से जायद है। सियासी अशराफिया लैंड माफिया से मिलकर जंगलात समेत बड़े सरकारी रकबे पर काबिज थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना है कि जंगलात की ज़मीनों पर लैंड माफिया के कब्जे से इन ज़मीनों के हजम में कमी हुई है। मुसद्दिका डिजिटल रिकॉर्ड की मदद से लैंड माफियाज और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में ये कहा कि 3 बड़े शहरों में लैंड माफियाज ने तकरीबन 5,500 अरब की अराजी पर कब्जा किया है। लोहा नहीं धोखा, सरिये के कारोबार में धोखाधही उरूज पर।
ख़रीदारी के वक्त इस बात को यकीनी बनाएं कि ये कचरा नहीं बल्कि एक नंबर माल है। इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान रिपोर्ट करेंगे। जिंदगी भर की जमा पूंजी लगती है तब जाकर कहीं घर बनता है। घर के लिए सरिया खरीदने से पहले थोड़ी सी तहकीक और जांच पड़ताल कर लिया करें। वो कैसे, हम बताते हैं। गोदामों में पड़ा ये सरिया महज 3 सूतर या 4 सूतर का कहकर बेचा जाता है। आप इस बात पर एतबार न करें बल्कि ग्रेड का भी जरूर पूछें। ग्रेड 60 वाले सरिये पर पीले और 40 वाले पर लाल रंग का निशान भी देखें। दुकानदार इसी की आड़ में 20,000 रुपए फी टन नाजायज मुनाफा कमा रहे हैं। आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है, उसके लिहाज से एक कॉमन मैन को पता नहीं होता कि मैंने क्या लेना है, तो वो जाता है लोकल मिल में, उनको 60 ग्रेड के पैसे पे कर देता है और वो उसको बेच देते हैं 40 ग्रेड का। खरीदार कहते हैं नुकसान हो जाए तो बाद में कोई बात ही नहीं सुनता। हमें तो ये टेक्निकल इसका पता नहीं है, तो अभी जब हम इंजीनियर से रब्ता किया उसने कहा यार ये तो आपने बहुत लो लेवल वाला लिया है। हमने घर बनाया तभी इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और फिर नुकसान का भी हमें आसा भुगतना पड़ता है और उतनी मजबूती नहीं आती उसकी वजह से घरों में। स्क्रैप का माल आखिर मार्केट में क्यों फरोख्त हो रहा है? गोदाम मालिक से सवाल किया गया तो जवाब ये मिला, ज्यादातर लोग जो है ना वो कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो सस्ता है। जुड़वा शहरों में तो सरिये का म्यार चेक करने वाली कोई लेबॉर्ट्री ही नहीं, इसके लिए टैक्सला जाना जरूरी है। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। गुजरांवाला की यूनियन काउंसिल 56 मसाइल का गढ़ बन गई। आवारा कुत्तों की भरमार ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। बिजली के लटकते तार और गंदे पानी की वजह से इलाका मकीन परेशान है। मेरा नाम कामरान खालिद भट्ट है। मैं गुजरांवाला यूनियन काउंसिल 56 का रहायशी हूँ। इस यूनियन काउंसिल की जो आवाम है उनको गैस की लोड शेडिंग का जो है वो तोहफा दिया जा रहा है। सफाई का निज़ाम है वो भी इंतहाई नाकस है। गंदा पानी लोगों के घरों में जो आ रहा है वो इस हलके की आवाम का मुकद्दर बन चुका है। गलियों में भी उबलते हुए गटर जो हैं वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। बारहा इस मसाइल की जो है वो कंप्लेन भी की जाती है लेकिन कोई उसका पुरसाने हाल नहीं। यहाँ पर आवारा कुत्तों के जो घोल फिरते हैं वो बच्चों के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। बलदियाती नुमाइंदगान हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट की हद तक अवाम को वो झूठे दिलासे दे के वोट ले जाते हैं, इसके बाद वो ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग। इस हल्के की अक्सर गलियां टूट फूट का शिकार हैं। इसको उखाड़ के चले गए हैं लेकिन इसको बनाने की तरफ कोई बंदा भी नहीं आ रहा। हमें तो ये नहीं पता ये गलियां बनानी किसने है। इस हलके का एक सबसे जो खतरनाक मसला है वो यहाँ पर वापडा की लटकती हुई तारें हैं जिसकी वजह से नुकसानात लोगों ने उठाए हैं। अक्सर और बेशतर लाइट कम और ज्यादा हो जाती है, लोगों के कीमती सामान जल जाते हैं। इसकी भी कई दफा कंप्लेन की गई है लेकिन कोई इस हलके का पुरसाने हाल नहीं। ना हाथ है ना पाँव है मगर क्रिकेट खेलता है, लिखता है, अपना हर काम खुद करता है। साहिवाल का उमर रेहान, इसकी सलाहियतें आप देखिए हैरान रह जाइए। नदीम खान रिपोर्ट कर रहे हैं। साहिवाल का उमर रेहान हाथ पांव से पैदाइशी महरूम है मगर अल्लाह ने इसे ऐसी सलाहियतों से नवाजा है कि ये चलता भी है, खेलता भी है, लिखता भी है और अपना हर काम खुद करता है। मैं दोनों हाथ पाँव से मजबूर हूँ पर मैं मायूस नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र, बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस हाल में रखा है मैं खुश हूँ। और मैं कंप्यूटर चला लेता हूँ, हाफिज़ कुरान भी हूँ, मैं क्रिकेट भी खेल लेता हूँ और मेरी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। उमर रेहान मोबाइल फ़ोन भी बाखूबी इस्तेमाल करता है। उमर के वालिद अपने बेटे पर फख्र करते हैं। बचपन में तो हमें बड़ी परेशानी थी कि ये कैसे बिहेव करेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे बड़ा होता गया इसने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया। ये स्कूल भी खुद चला जाता था, 9th क्लास में ये तालिब इल्म है। असातिज़ा भी उमर की तारीफ करते नहीं थकते। इसने अपनी खामी अपनी तरक्की में नहीं आने दी। ये बहुत मेहनती बच्चा है, जो मैं इसे वर्क दूं वो मुकम्मल करता है। उमर रेहान हाफिज़े कुरान है और अपने वजूद पर हर दम अल्लाह का शुक्र अदा करता है।
और चमचे और छुरी कांटे का इस्तेमाल खाना खाने के लिए तो आपने किया होगा, लेकिन आज शायान सलीम आपको मिलवा रहे हैं कराची के मुनफरिद आर्टिस्ट से, जिन्होंने चमचों से खूबसूरत फनपारे बना दिए। यूं तो आपने लकड़ी, कागज, शीशे और पत्थर से बने फनपारे यकीनन देखे होंगे, मगर शायद ही चमचों से बने फनपारे देखे हों। अगर नहीं देखे तो इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पैदाइशी में वाइब्रेंट आर्टिस्ट हूँ। पेंटिंग वगैरह में जो फारिग वक्त था तो पेंटिंग भी किया करता था। थर्मोकोल पे भी मैं काम कर लेता हूँ और लकड़ी पे भी मैंने काफ़ी काम किए हैं। जितना रिसर्च किया, जितना मैंने स्टडी किया, उसमें मैंने देखा कि कोई इस पे काम नहीं किया गया। मेटल पे काम हुआ, मेटल में किसी और चीज़ पे काम किया गया, लेकिन चम्मच वगैरह पे मैंने अभी तक नहीं देखा, न सुना है। तो इसीलिए मैंने स्टेप उठाया कि कोई नई चीज़ हो ताकि लोग पहचानें, लोग को पसंद करें। कुछ वेल्डरों की, कुछ टेक्नीशियनों की मदद ली, लेकिन वो लोग कर नहीं पा रहे थे। तो फिर मैंने खुद अपने ज़ात से अपना हिम्मत करके वेल्डिंग वगैरह में कभी ज़िंदगी में कभी नहीं की थी, वो मैंने शुरू कर दी। वो इस तरह से मैंने काम बनाना शुरू कर दिया। तो एक के बाद दो बनाता गया, इस तरह से दिलचस्पी बढ़ती गई, मज़ा भी आने लगा। चम्मच से मैं आपको बताया कि बर्ड्स हैं, बर्ड्स में काफ़ी इकसाम है, काफ़ी किस्म के बर्ड्स हैं। उसमें स्वान है, डक है और फिश भी बनाई मैंने, और बटरफ्लाई है, उसका कैट है। उसके अलावा काफ़ी इसमें फ्लावर वगैरह भी बनते हैं। लेकिन क्योंकि ये बर्ड्स उसमें समझें कि बड़ी मासूम उसमें हो जाती है, तो वो अच्छा लगता है बनाने में उसको। सपोर्ट नहीं है कोई बैक से। अगर सपोर्ट हो या फाइनेंशियल तौर पे अवेल हो तो हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। अकेले बंदे से सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मैं अकेला लगा होता हूँ। बनाने में भी काफ़ी चीज़ें, कटिंग है, रबिंग है, इसकी पॉलिशिंग है, फिर फिनिशिंग, वेल्डिंग के बाद फिनिशिंग भी आती है। तो सारी चीज़ें मुझे बनाना पड़ती, क्योंकि तकरीबन एक दिन में मैं 2 से 3 बना लेता हूँ। काफ़ी कॉस्टली स्पून वगैरह, काफ़ी कॉस्टली नए जो मिलते थे वो काफ़ी महंगे मिलते थे, जो अफोर्डेबल नहीं थे। और काम स्टार्ट शुरू करना था तो उसमें काफ़ी महंगा पड़ रहा था। तो फिर मैंने बाज़ार जो लगते हैं, इधर उधर पर स्टॉल लगते हैं, वहाँ पे पुरानी चीज़ें मिलती है, तो वहाँ से मैंने मालूम किया। तो वहाँ पर भी पर पीस के हिसाब से देते, वो भी कॉस्टली पड़ जाते थे। फिर क्वांटिटी में मैंने लेना शुरू कर दिया। ये काम मेरा शुरू करने का मकसद सिर्फ अपने रोज़ी का ज़रिया बनाना था कि कोई और, क्योंकि स्टेज का काम जो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं तकरीबन 1.5 साल से बंद हो चुका है एक कोविड की वजह से, तो बेरोज़गारी भी बढ़ गई है। तो इस काम से मैं चाह रहा था कि नई चीज़ अगर मार्केट में आती है, वो लोग पसंद करते हैं, तो इसको मैं रोज़ी का ज़रिया बनाना चाह रहा था। जिनको मैंने एक काम अपना दिखाया है, वो बाकायदा वो सरप्राइज़ हुए, उनको हैरत होती थी कि ये कौन सी चीज़ किस तरह से बनाया है, कैसे बनाया है। चमचों से तख्लीक किए गए ये शानदार फनपारे अली चांद की अपने फ़न में महारत का सबूत है। वो इस मुनफरिद आर्ट को मज़ीद फैलाना चाहते हैं, इस फ़न में नाम बनाना चाहते हैं, मगर वसाइल की कमी और फ़न की पजीराई ना होने के सबब वो ऐसा करने से कासिर हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। स्मोक फैलाने वाले इंतजामिया के निशाने पर फैसलाबाद में जिला इंतजामिया और महकमा माहौलियात ने 7 रोज़ में 107 भट्टों को सील कर दिया, जबकि 40 के करीब फैक्ट्रीज भी बंद कर दी गईं। उस्मान सिद्दीक इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। जो धुआं फैलाएगा मुकदमात की जद में आएगा। फैसलाबाद में जिले इंतजामिया के एक्शन
धुआं छोड़ने वाले भट्टों को पहले सील किया, मुकदमा दर्ज किए, फिर इनकी चिमनियां पानी से भर दी। जिला इंतजामिया के मुताबिक 7 रोज में 107 भट्टों और 40 के करीब इंडस्ट्रियल यूनिट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। हमारे सारे एक्शंस हैं वो बिल्कुल तंदही से जारी हैं। हमारे गवर्नमेंट ने, हुकूमत पंजाब ने स्टबल बर्निंग पे, यानी जो फसलों की बाकियात होती हैं उनको आग लगाने पे भी पाबंदी लगाई हुई है। इसके अलावा जो हमारे भट्टे थे जो काला धुआं निकालते थे उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने का सख्त हुक्म है। धुएं के राज से परेशान शहरी भी इंतजामिया की कार्रवाइयों से खुश हैं। जिला इंतजामिया ने अपना ये जो धुएं के खिलाफ जो एक्शन लेना शुरू किया ये देर से किया है, इनको थोड़ा जल्दी करना चाहिए था। अभी ना जो स्मोक वगैरह ना ये गले में पड़ती है बिल्कुल। महकमा माहौलियात के मुताबिक शहर भर में धुआं फैलाने वालों को 45 लाख के जुर्माने भी किए गए हैं। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ उस्मान सदीक, समा, फैसलाबाद। 32 साल तक हिसाब पढ़ाने वाले प्रोफेसर को रोज़े महशर के हिसाब का खौफ है। मामला और वजह क्या है बताएंगे अब्दुल रहमान अपनी रिपोर्ट में। माल की चाहत से ज्यादा आखिरत का खौफ। पेशावर में सुबकदोश प्रोफेसर का दौरान मुलाजमत कमी बेशी के अजाले के लिए अनोखा इक़दाम। प्रोफेसर अयूब ने 7 लाख रुपए महकमे को वापस कर दिए। मेरे कुलीग, मेरे दोस्त अहबाब मुझे यही बार बार तरगीब देते रहे कि आप ये 7 लाख रुपए मतलब किसी गरीब की लड़कियों की शादी में दे दें, मस्जिद बना लें। लेकिन मैंने उनको ये जवाब दिया कि देखें, मैंने ये पैसे लिए हैं 22 करोड़ आवाम के अकाउंट से, तो मैं इसके 22 करोड़ आवाम के प्रॉपर अकाउंट में वापस करना चाहता हूँ। 27 की तमन्ना, नासिले की परवाह। प्रोफेसर की ईमानदारी की बेहतरीन मिसाल पर हमसाए भी हैरान। ये लाखों में एक है। आज तक हमने नहीं सुना है कि किसी ने गवर्नमेंट को पैसे वापस किए। इसने जो है ना वो एक तारीख रकम की। प्रोफेसर मोहम्मद अयूब ने बाकी ज़िंदगी अल्लाह की राह में तबलीग के लिए वक़फ़ कर दी। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। और पतझड़ में स्वाद का मंजर और ही निखर गया है। तो ये सारे रंग आपके सामने रखते हैं सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट में। हुसन की वादी स्वाद, मौसम नीली अंगड़ाई तो हर सू पतझड़ है छाई। सर्दी आती ही बिखरे खजा के रंग। लाल, पीले और नारंगी फूलों की बहार। सयाह दीवाने हो गए, बुलंदो बाला पहाड़ों का रुख कर लिया। बहार तो हर बंदे को बहार बहुत पसंद है, लेकिन आप हज़ार में आएंगे तो आप देखेंगे पत्ते झड़ रहे होते हैं, हर चीज़ के डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो हमें हर चीज़ को फील करना चाहिए, हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस हैं, ऑरेंज और ग्रीन कलर का, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। ये पुराना सवाद नहीं रहा। लोग आउट ऑफ कंट्री जाते हैं ऐसी चीज़ें देखने के लिए, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो अपना ही पाकिस्तान एक्सप्लोर करें और रियलाइज़ करें कि हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। खजा के इन रंगों में शहद की मक्खियों और तितलियों ने भी बरगुजार के महकते फूलों में बसेरा कर लिया है। पतझड़ के मौसम में रंग बरंगे पत्तों ने जलवे बखेरे तो खजा के रंगों के मजे लेने सयाह भी वादी बरगुजार में खींची चले आए। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, बरगुजार, स्वाद।